तो सब्सक्राइब करें हमारे जी प्लस क्लासेस को और बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो बल्ब जल रहा है, आपका हीट प्रोड्यूस हो रहा है। एक तरफ मोबाइल चार्जर में लगा हुआ है तो भी आपका चार्जर गर्म हो जाता है। मोबाइल पे गेम खेलते हैं तब भी मोबाइल आपका फ़ोन गर्म हो जाता है। लैपटॉप यूज़ कर रहे हैं तब भी लैपटॉप गर्म हो जा रहा है। पर ये सब हो क्या रहा है? यहाँ पर हम हीट को यूज़ नहीं कर रहे हैं, ये सब हीट वेस्ट हो रहा है। जैसे कि अगर हम इनकैंडिसेंट लैंप की बात करें जो हम पहले यूज़ किया करते थे, उस इनकैंडिसेंट लैंप में क्या था कि वो लाइट कम हीट ज़्यादा देता था। हीट ज़्यादा देने की वजह से क्या उसका पावर लॉस हो रहा था, इसी वजह से हमारा बिजली बिल भी ज़्यादा आ रहा था। तो इसी वजह से हम आज एलईडी पे शिफ्ट हो गए। तो ये तो हुई हीट लॉस की बात। अगर हम हीट को यूज़ करना चाहें तो किन किन एप्लीकेशंस में करते हैं, तो आज के इस टॉपिक में हम यही जानने वाले हैं कि हीटिंग एप्लीकेशंस ऑफ इलेक्ट्रिक करंट क्या होते हैं। तो अब तक हमने ये सारे टॉपिक कवर कर लिए हैं। आज हीटिंग इफेक्ट को ख़त्म करने के बाद बस हमारा एक टॉपिक पावर एंड एनर्जी बच जाएगा। उसके बाद हम एक एक करके सारे न्यूमेरिकल एनसीईआरटी बुक से सॉल्व कर देंगे। तो हम बात कर रहे थे हमारे अप्लायंसेस की, इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस क्यों बेवजह गर्म हो जाते हैं। तो अगर बस आप ये बात समझ गए तो आपको ये चैप्टर ख़त्म। बस इतना ही आपको समझ में आ गया तो आप सारा का सारा ये टॉपिक क्लियर हो जाएगा आपके दिमाग में, ठीक है। तो इसके लिए मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल बताता हूँ आपको। अगर आप खुली सड़क पे दौड़ रहे हैं, ठीक है, खुली सड़क है, एकदम सुनसान, आप दौड़ रहे हैं, आप एक चार्ज हैं, ठीक है, तो आप किसी चीज़ से टकराएंगे क्या? नहीं टकराएंगे, आप आराम से स्पीड से निकल जाएंगे। लेकिन वहीं अगर आप भीड़ वाले किसी सड़क में आप घुस गए और खुले सांड की तरह इधर उधर घूम रहे हैं तो क्या होगा? आपको थप्पड़ लगेंगे, आपका गाल गर्म हो जाएगा, मुंह लाल हो जाएगा कि नहीं? तो आप में क्या आ गई? आप में गर्मी आ गई। कहाँ से आई? क्योंकि आपने कोलाइड किए, अलग अलग लोगों से कोलाइड हुआ आपका। तो यही कोलिजन होता है कब? जब चार्ज फ्लो कर रहा होता है एक कंडक्टर में। तो चार्ज जब फ्लो कर रहा होता है कंडक्टर में तो वो क्या देख रहा होता है? वहां पे बहुत सारे बिलियंस ऑफ एटम्स होते हैं, उनसे वो टकराता है और टकराते हुए बाहर निकलता है। तो इस कारण से वो जो इलेक्ट्रिकल कंडक्टर है हमारा गर्म हो जाता है। तो यहीं पे ध्यान देने की बात यह है कि किन किन फैक्टर्स पे हीट ज्यादा जनरेट होगा। तो इस पर सबसे पहले ध्यान हमारे साइंटिस्ट जेम्स पैस्कॉट जूल का गया, जिन्होंने ये बताया कि हीट किन किन फैक्टरों पे डिपेंड करता है। और इन्हीं के नाम पे दो दो यूनिट भी रखी गई। जो हमारा वर्क डन है उसका भी यूनिट जूल ही होता है, और जो हमारा एनर्जी है उसका भी यूनिट जूल या जाउल भी बोलते हैं। तो यही होता है। तो इन्होंने क्या फैक्टर्स दिए, क्या डिस्कवरी की, ये थोड़ा जान लेते हैं। तो सबसे पहले इनकी डिस्कवरी क्या थी कि अगर किसी कंडक्टर का रेजिस्टेंस जितना ज़्यादा होगा उतना ही ज़्यादा हीट जनरेट कर रहा होगा। कब? जब चार्ज फ्लो कर रहा होगा। तो इसको आप आराम से मेरे पिछले एग्जाम्पल से इक्विवेलेंट कर सकते हैं कि जब अगर रेजिस्टेंस ज़्यादा यानी लोगों का भीड़ ज़्यादा है और उस समय आप निकलना चाहेंगे तब ज़्यादा कोलिजन्स होंगे। तो इसी बात पे आप समझ सकते हैं कि अगर इलेक्ट्रिकल कंडक्टर का रेजिस्टेंस ज़्यादा है तो उससे फ्लो कर रहा हुआ चार्ज ज़्यादा हीट पैदा कर रहा होगा। और उनकी दूसरी डिस्कवरी क्या थी? दूसरी डिस्कवरी ये थी कि उन्होंने कहा कि अगर करंट ही बढ़ा दिया जाए, यानी चार्जेस जो जा रहे थे ना अभी उनको ही बढ़ा दिया जाए, यानी अब आप अकेले नहीं जा रहे हैं भीड़ में, आप अपने कुछ दोस्तों को ले लिए हैं और साथ में जा रहे हैं, तो इससे क्या होगा? जो कोलिजन्स हैं वो इतने ज़्यादा रैपिडली बढ़ जाएंगे। तो इसलिए उन्होंने कहा कि हीट जो है करंट के स्क्वायर के प्रोपोर्शन है, यानी हीट जो है आई स्क्वायर के प्रोपोर्शन है, यानी करंट थोड़ा सा बढ़ेगा, हीट उसका स्क्वायर बढ़ जाएगा। और ये सिलसिला कब तक चलता रहेगा? जब तक चलता रहेगा तब तक उतना ज़्यादा हीट और हीट पैदा होता रहेगा। तो तीसरा डिस्कवरी उनका यही था कि जितना भी टाइम लगेगा ये सब प्रोसेस में, उतना ज़्यादा देर तक और उतना अमाउंट ऑफ हीट जनरेट हो रहा होगा। तो इसीलिए उन्होंने कहा कि हीट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टाइम। तो ये तीन फैक्टर उन्होंने बताए कि हीट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेजिस्टेंस, हीट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द करंट एंड हीट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टाइम। यही अगर जूल्स लॉ बोले या हीटिंग इफेक्ट ऑफ लॉ बोले तो आपको यही चीज लिखना है। बस यही तो है जूल्स लॉ। अब आप कभी भूलेंगे इस जूल्स लॉ के फॉर्मूले को? कभी नहीं। तो इसके ऊपर डेरिवेशन भी आता है जो 3 से 4 नंबर का आता है, वो भी हम देख लेते हैं कि क्या पूछा जाता है। तो आइए बोर्ड पे।
तो उससे पहले आप ये स्टेटमेंट नोट कर लीजिए जो हमारा जूल्स लॉ का है। क्या कहता है हमारा स्टेटमेंट? व्हेन अ करंट I passes through a conductor having a resistance R for time t, then the heat developed in the conductor is equal to the product of the square of current, resistance and time। तो आप ये नोट कर लीजिए क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है और आप इसको समझ चुके हैं अच्छी तरह से। तो आइए डेरिवेशन पे आ जाते हैं कि हमारा कैसे हीट जो है वो इक्वल टू आई स्क्वायर आर इंटू टी होता है। तो उससे पहले आपको दो चीज़ें जाननी होंगी जो आप ऑलरेडी हमारे पिछले लेक्चर में पढ़ चुके हैं। तो सबसे पहले मैं आपको फॉर्मूला पूछता हूँ, V इक्वल टू क्या होता है? आप IR बोलिएगा, लेकिन V इक्वल टू से पहले जो बेसिक फॉर्मूला मैंने बताया था आपको, V इक्वल टू होता है वर्क डन बाय चार्ज। यानी अगर एक चार्ज है यहाँ पे, उसको मैं यहाँ से उठा के यहाँ ले जाना चाहता हूँ, ठीक है? तो इस चार्ज को यहाँ से यहाँ ले जाने में जो मैंने वर्क डन किया वही तो वोल्टेज होता है, ठीक है? अब ऐसे हमारा V इक्वल टू IR भी होता है जो ओम्स लॉ बताता है, पर वोल्टेज इक्वल टू वर्क डन बाय चार्ज भी होता है। तो उसी प्रकार से करंट इक्वल टू क्या होता है? I इक्वल टू आप V बाई आर बोलिएगा, ये तो हुआ ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग। पर I इक्वल टू क्या होता है? एक और फॉर्मूला होता है Q बाई टाइम। यानी अगर चार्जेस हैं हमारे पास तो वो कितने नंबर्स ऑफ चार्जेस यहाँ से फ्लो कर रहे हैं कितने टाइम में। तो ये दोनों फॉर्मूला आपको अच्छे से याद होना चाहिए डेरिवेशन के लिए। तो ठीक है, तो सबसे पहले हम बढ़ते हैं V से। V इक्वल टू क्या हो गया हमारा? W बाई क्यू। समझ रहे हैं? यहाँ से इजी है। तो हम W इक्वल टू क्या लिख सकते हैं? V इंटू क्यू लिख सकते हैं, इजी। अब देखिए, अब हमारा आता है फॉर्मूला V का IR और Q इक्वल टू क्या होता है? Q इक्वल टू क्या होगा? यहां से देखिए I इंटू टी होगा कि नहीं? समझ रहे? वही पुट करना है आपको यहां पे। तो I इंटू टी, ठीक है? तो आपको जब मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि जो हमारा वर्क डन का यूनिट है वो भी जूल है, एनर्जी का यूनिट वो भी जूल है, तो यहाँ पे जो वर्क डन होगा वो एनर्जी होगा कि नहीं? ठीक है, क्योंकि दोनों सेम ही चीज़ है। तो एनर्जी इक्वल टू क्या हो गया? I इंटू आर इंटू आई इंटू टी। तो I दो बार है तो I स्क्वायर आर इंटू टी। और यही एनर्जी कौन सी एनर्जी है? हीट एनर्जी है। तो बस आपका डेरिवेशन हो गया। इतना सा आपको बस प्रूफ करने के लिए आपको कितने मार्क्स मिल जाएंगे? 3 मार्क्स मिल जाएंगे एग्जाम में आराम से। कितना इजी कॉन्सेप्ट है ये, ठीक है? तो आप इसको नोट कर लीजिए। तो अभी आपने देखा कि कैसे जूल साहब ने हमें बताया कि हीट कैसे किसी करंट, रेजिस्टेंस और टाइम पे डिपेंड करता है। तो इस फॉर्मूले का हम यूज़ कहाँ करते हैं? हम किसी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट में यूज़ तो करेंगे ना इसका, तो वो कहाँ कर रहे होते हैं? अब तो ये आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा। बस आप दिमाग दौड़ाइए और सोचिए कि जब आप ठंड लग रही है तो पानी में नहाने के लिए आप क्या करते हैं? पानी गर्म करते हैं। तो गीज़र लगा हुआ है या इमर्सन रॉड लगा हुआ है तो पानी गर्म हो जाता है। और अगर हमको अपना कपड़ा प्रेस करना हो तो हम आयरन में भी यूज़ कर लेते हैं। और अगर हमको चाहिए कि ब्रेड भी गर्म हो जाए तो उसके लिए भी हम टोस्टर में हीटिंग एप्लीकेशन का यूज़ करते हैं। तो आप भी अपना दिमाग सोचिए और कुछ एग्जाम्पल तो आप खुद भी दे सकते हैं अब। तो ये सारे हमारे प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस ऑफ हीटिंग है जिनका हम यूज़ करते हैं हमारे इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस में। तो इसमें हो क्या रहा होता है? इसमें दरअसल एक नाइक्रोम वायर यूज़ किया जाता है जो कि हाई रेजिस्टेंस का होता है। आप अगर अपना आयरन का प्लेट ले लें या फिर जो आप ठंड में हीटर यूज़ करते हैं उसमें भी देख लें, और आपका गीज़र हो गया या इमर्सन रॉड हो गया, उसमें भी जो कॉइल होता है, जो हीटिंग एलिमेंट होता है, वो नाइक्रोम का बना रहता है। वो क्या होता है? हाई रेजिस्टेंस ऑफर करता है, और जब उसमें करंट फ्लो कराते हैं तो इसी वजह से वो गर्म होने लग जाता है। तो अब आप भी आराम से एग्जाम में लिख सकते हैं कि कहाँ कहाँ हीटिंग एप्लीकेशंस होते हैं, और वहाँ पे ये नहीं लिख दीजिएगा कि मोबाइल चार्जर गर्म हो रहा है, लैपटॉप गर्म हो रहा है, क्योंकि वहाँ पे आप यूज़ नहीं कर रहे हैं। जहाँ पे भी यूज़फुल हो रहा है वही आपको मेंशन करना है, ठीक है? तो कैसा लगा आपको ये क्लास?
और मेरे समझाने का तरीका। अगर आपको समझ में आ रहा है तो ज़रूर आप मुझे सपोर्ट कीजिए ताकि मैं ऐसे ही कंटेंट आपको लाके देता रहूं।